वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुर्गम इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल्स। पावर वायरिंग का ये पार्ट 5 वीडियो है। इसमें आपको हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो देखिए, आज एक नया क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रस्तुत है। इसको हम कैसे करेंगे, इससे आपकी पावर वायरिंग और अच्छी हो जाएगी। इसको आप अच्छे से देखेंगे और लास्ट तक देखेंगे तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं डिस्क्राइब किया हूँ बेहतरीन तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक वर्कशॉप है जिसमें 3 विद्युत मशीनें हैं। पहली मशीन है वेल्डिंग मशीन। ये 5 kVA 400 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज़ की है। मतलब ये kVA में है तो ये आपकी सिंपल सी बात है, ट्रांसफार्मर है। ड्रिल मशीन सिंगल फेज HP की है, 400 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज़ की है। इंडक्शन मोटर 10 HP की है, 400 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज़ की है। अब देखिए, ये प्लान पूरा वर्कशॉप का दिया गया है। अब इस प्लान में कौन सी मशीन किस जगह पे लगी है ये लेआउट में दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम इसको स्टडी करते हैं कि प्लान में किस जगह पे कौन सी मशीनें लगी हैं और कहाँ पे मेन सप्लाई है। जो एक्स की तरह यहाँ पे दिख रहा है आपको 0.5 मीटर की दूरी पे, ये मेन सप्लाई का इंगित करता है, डिनोट करता है। उसके बाद में 2.5 मीटर की दूरी पे ये मशीनें लगी हैं इस मेन सप्लाई से चौड़ाई में। उसके बाद में 1 मीटर की दूरी ये दीवार से छोड़ करके लगाई गई हैं। और इन मशीनों की आपस में क्या दूरियां हैं वो यहाँ पे दिखाई गई है। 2 मीटर लेफ़्ट से 5 kVA का छोड़ करके वेल्डिंग मशीन लगी है, और लेफ़्ट से ये 3 मीटर की दूरी पे 1 HP की है। लेफ़्ट से 3 मीटर की दूरी पे 10 HP की ये मशीन लगी है। उसके बाद में राइट से 3 मीटर की दूरी छोड़ करके ये 10 मीटर की मशीन लगी है। ओवरऑल ये जो डायमेंशन दी गई है इसका यूज हम करते हैं कंड्यूट को कैलकुलेट करने के लिए। और कंड्यूट जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसकी सहायता से कंडक्टर की लेंथ हम निकाल लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात क्या करना है उसको एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, इसमें क्या ज्ञात करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि पावर वायरिंग का तार स्थापन आयोजन, मतलब इंस्टॉलेशन दिखाना है पावर वायरिंग का, किस तरह से पावर वायरिंग की गई है। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का मल्टी लाइन डायग्राम दिखाना है आपको, जो डिस्ट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं इन तीनों मशीनों के लिए। उसके बाद में आपको दिखाना है पावर वायरिंग का सिंगल लाइन डायग्राम। तो मल्टी लाइन जो बनाएंगे उसी के आधार पर सिंगल लाइन हम बना लेंगे, बहुत ही आसान होता है। 5 kVA ट्रांसफार्मर 1 HP 10 HP का कंड्यूट पाइप का वायरिंग डायग्राम आपको दिखाना है। उसके बाद में 5वां है इंस्टॉलेशन में लगने वाली टोटल कितनी सामग्री है उसका पूरा विवरण, और उसकी एस्टिमेट भी बनाना है, कॉस्टिंग करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आगे। पहला क्वेश्चन, शक्ति जो पावर वायरिंग का इंस्टॉलेशन स्कीमेटिक डायग्राम है वो कैसे बनेगा, तो उसको हम बना लेते हैं। देखिए, इस तरह से बनेगा। इसको हम बड़ा कर देते हैं, एक मिनट। अब देखिए, अब ये बनेगा कैसे। सबसे पहले हमें एक योजना बनानी होती है। तो योजना ऐसे बनाएंगे, मशीनों की स्थिति दिखाई गई है। तो ये मेन सप्लाई है, मेन सप्लाई से प्रत्येक मशीन के लिए अलग अलग सर्किट निकल के जाएगा। मेन सप्लाई के जस्ट बाद में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगेगा 0.5 मीटर की दूरी पे। उसके बाद में वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से एक हम सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाएंगे, उसमें बस बार बनाएंगे। उस जगह से तीनों मशीनों के लिए अलग अलग हम सर्किट निकाल के ले जाते हैं। तो फाइनली होता क्या है, हम स्कीमेटिक बना रहे हैं। तो यहाँ से हम दिखाएंगे ये मेन सप्लाई है यहाँ पे, और यहाँ इसी के जस्ट बगल में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा है। और यहाँ से अब हमारी जो 10 HP की मशीन है उसकी दूरी कितनी है। सबसे पहले ये देखिए, अब देखिए ऊपर यहाँ पे 2.5 मीटर की दूरी है, ये 2.5 मीटर की दूरी है, ठीक है। 2.5 मीटर की दूरी पे ये 10 HP की मशीन है, 1 HP की मशीन है, और 5 kVA की मशीन ये लगी है। तो अब क्या होगा, यहाँ से 2.5 मीटर ऊपर जाएंगे, उसके बाद में इसको दिखा देंगे। उसी तरह से आगे 1 HP के लिए ले जाएंगे, उसी तरह से
5 kVA के लिए ले जाएंगे। ये हमारा स्कीमेटिक डायग्राम हो गया। अभी जब हम मल्टी लाइन बनाएंगे तो वहाँ पे ये दिखाएंगे कि टोटल दूरी कितनी हम कवर कर रहे हैं, और इनके बीच की आपस में दूरी भी ऊपर हम दिखा देंगे। तो हमारा स्कीमेटिक डायग्राम तैयार हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की क्या व्यवस्था है, इसको हमें दिखाना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो आप दिखाए हुए यहाँ पे स्कीमेटिक डायग्राम में, तो RYB 3 फेज का डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। तो ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा। अब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड मतलब यहाँ पे जो सप्लाई आ रही है, RYB सप्लाई आई, यहाँ पे आप फ्यूज कट आउट एनर्जी मीटर के बाद में ये लगता है फ्यूज, और ये आपका TPIC लग गया, मैनुअली ऑपरेटेड होता है ये। आप इसको हैंड ऊपर नीचे करके आप ऑफ ऑन कर सकते हैं। उसके बाद में ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है जो यहाँ पे दिख रहा है 5 किलो 5 kVA 1 HP 10 HP के लिए यहाँ से सर्किट निकल के गई है। तो ये 0.25 मीटर की दूरी पे यहाँ से लगाया गया है। जनरली रूल के अनुसार अगर चला जाए तो 0.5 मीटर की दूरी, या फिर उससे ज़्यादा नहीं लेते हैं, उससे कम हम ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 0.25 मान के चल रहे हैं कि दूरी पे ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा। इसमें 3 बस बार होंगी, R, Y और B। तीनों बस बार से 3 फेज सप्लाई सभी मशीनों के लिए जानी है, तो RYB सभी के लिए निकलेगा। अब यहाँ पे भी हम एक फ्यूज यूनिट लगाते हैं, RYB तीनों में, तीनों मशीनों के लिए। तो हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का के द्वारा आउटपुट सप्लाई हम कैसे देंगे वो अरेंजमेंट दिखाया गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से सप्लाई हम कैसे ले जा रहे हैं, ये दिखा लिए। आगे अब इसका सिंगल लाइन आप डायग्राम आपको बना देना है। तो सिंगल लाइन में क्या होता है, बस वायरों की संख्या आपको सांकेतिक रूप में दिखाना होता है, मतलब इंडिकेशन करना होता है कि कहाँ पे कितने वायर हैं। तो यहाँ पे 3 फेज सप्लाई आई और इसके बाद में फ्यूज लगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का ये बस बार है, बस बार से RYB में तीनों फेज वायर में फ्यूज लगे। यहाँ से 3 वायर निकलेंगे और 2.5 मीटर की दूरी पर 10 HP की मशीन है। उसके बाद में 1 HP की मशीन कितनी मीटर दूरी पर है। अब ये हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसको निकालने के लिए आपको यहाँ पे आना होगा। 1 HP की जो मशीन है वो कितनी मीटर की दूरी पर, 3 मीटर, ये 3 मीटर, ये 6 मीटर हो गया, एक 7 मीटर हो गया, 2 9 मीटर, 9.5 मीटर हो गया। अब ये 9.5 मीटर तो हो गया, लेकिन पॉइंट इसमें और भी तो नीचे जाएंगे, तो उसको भी ऐड करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 1 HP का 10.5, 1 HP जो 10 HP का 2.5 और ये 13.5। तो अभी फ़िलहाल में ये दूरियां ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी पर है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका सिंगल लाइन डायग्राम। ये स्टार डेल्टा स्टार्टर 10 HP मोटर के लिए लगा है, ड्यूअल स्टार्टर 1 HP के लिए लगा है, और ये 5 kVA के लिए है। अब हमें एजम्पशन करना है कि जो काम करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या कैसे कैसे रहेगा। तो 10 HP मोटर के लिए एफिशिएंसी हम मान लेंगे टेबल के अनुसार। हमारी वीडियो बना रखा हूँ मैं इस पर कि कैसे हम निकालते हैं किसी भी मोटर के लिए जब एफिशिएंसी नहीं दी गई है, पावर फैक्टर नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, तो हम कैसे उसको मानते हैं। तो वो वीडियो आप देख करके उसे, या फिर उसको देख के नोट्स बना लीजिए, या उसको वैल्यू याद कर लीजिए। तो वहाँ से हम ये वैल्यू पुट करेंगे। 10 HP के लिए 0.80 मतलब 80% एफिशिएंसी लेते हैं मोटर की, पावर फैक्टर 0.8। 1 HP के लिए एफिशिएंसी 60%, पावर फैक्टर 0.60 लेंगे, और 5 kVA ट्रांसफार्मर के लिए 0.9 लेंगे एफिशिएंसी। पावर फैक्टर इसका इसलिए नहीं लेते हैं ट्रांसफार्मर का क्योंकि ये लोड के ऊपर डिपेंड करता है। अब दूसरा जो मेन स्विच है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, मोटर स्विच है, ट्रांसफार्मर स्विच है, स्टार्टर, और वायरिंग का हॉरिजॉन्टल रन है। फर्श से देखिए वायरिंग का हॉरिजॉन्टल रन जो होगा फर्श से ये 3.5 मीटर की ऊंचाई से जाएगा। बट ये सभी चीज़ें मेन स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, मोटर स्विच, ट्रांसफार्मर स्विच, स्टार्टर, ये सभी 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाए जाएंगे।
सभी मशीनें हम मानेंगे कि 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर लगाई गई हैं। 10 HP का जो मोटर है, स्विच व स्टार्टर इसका दीवार पे लगा है, हम ये मान रहे हैं। उसके बाद में 1 HP की जो मोटर है वह 5 kVA का स्विच स्टार्टर है तथा स्विच दीवार से 1 मीटर की दूरी पर स्टैंड पर लगाया गया है, ये हम मान के चल रहे हैं। अब हमारा आता है कि कंड्यूट पाइप के द्वारा जो हम वायरिंग का इंस्टॉलेशन करेंगे उसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया 10 HP की मोटर के लिए। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कंड्यूट तार के स्थापन का वायरिंग चित्र कैसे बनेगा। तो यहाँ पे आइए, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से RYB तीनों फेज निकलेंगे। तो आप यहाँ पे 1 2 3 ना दिखा के सिंगल भी दिखा सकते हैं। ये कंड्यूट दिखाएंगे तो सिंगल ही रहेगा। तो 2.5 मीटर की ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से दूरी तय करेगा, मोटर स्विच तक पहुँचेंगे। ठीक है, मोटर स्विच के जस्ट बाद में 0.5 मीटर की दूरी पे स्टार्टर लगाते हैं। तो मोटर स्विच से फिर स्टार्टर तक जाएगी कंड्यूट, उसके बाद में स्टार्टर से मोटर तक। अब ये स्टार्टर से मोटर तक ये इतना जो होता है ये आपका पड़ेगा, ये गलत डायमेंशन है। 1.5 मीटर स्टार्टर से यहाँ तक आएगा ग्राउंड लेवल तक। फिर उसके बाद में नीचे इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, मतलब जहाँ ये कंड्यूट घुमा हुआ है यहाँ फ्लेक्सिबल कंड्यूट यूज करेंगे। फिर ऊपर मतलब जो ज़मीन के अंदर रहेगा ये फ्लेक्सिबल रहेगा, ज़मीन से ऊपर ये रिजिड रहेगा। और इस पॉइंट से जहाँ पे ये लॉक नट लगा है ऊपर जब जाएंगे तो वहाँ भी हम फ्लेक्सिबल कंड्यूट ही यूज करेंगे। तो ये जो डायमेंशन है 0.5 मीटर फाउंडेशन के ऊपर, 0.5 मीटर, ठीक है, 50 सेंटीमीटर वो हो जाएगा। और इस ग्राउंड लेवल से लगभग आपका 30 सेंटीमीटर नीचे जाता है। 30 सेंटीमीटर, 30 60 50 110 हो जाएगा। और ये जो दूरी होती है मतलब ग्राउंड जो ट्रंच के अंदर केबल रहेगी वो रहती है लगभग 20 मीटर के आसपास। तो 130 के आसपास आएगा। तो ओवरऑल जो डिस्टेंस अगर हम कवर करते हैं वो कवर करते हैं 1.5 मीटर स्टार्टर से ग्राउंड लेवल, ये हो गया। और एक ही 1.3 इधर ले लेते हैं। तो 2.5 और 3 कितना हो जाएगा, 2.5 और 3 2.8। तो लगभग हम मान के चलते हैं कि हमारा कितना आएगा, 3 के आसपास आएगा स्टार्टर से लेकर के मोटर तक पहुंचने में टोटल दूरी। ठीक, इसी तरह से सिंगल HP मोटर का ये 10.5 मीटर की दूरी पे है, इसका मेन स्विच है। उसके बाद में स्टार्टर लगेगा DOL, ये DOL स्टार 1.5 मीटर की दूरी पे है ग्राउंड लेवल से। और यहाँ पे देखिए सही दिखाया गया, ये थोड़ा इसमें मिस्टेक है, उसको सही कर लीजिएगा आप। 1.2 मीटर इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक दूरी है। उसके बाद में 5 kVA का के लिए ये टोटल दूरी कितना तय करेगा, टोटल दूरी इसका हो जाएगा 13.5, क्योंकि 3 बढ़ रहा है। और यहाँ से 1.5 1.2 यहाँ से यहाँ तक आएगा। ट्रांसफार्मर स्विच यहाँ पे लगा होगा स्टैंड पर, उसके बाद में ये ट्रांसफार्मर लगा है। तो ओवरऑल इतना हम तय करेंगे। तो अब हम निकालेंगे कि सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा जो हमारी केबल की साइज़ होगी, कंडक्टर की साइज़ होगी, वो हम कितना यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें एक या टेबल बना के निकाल सकते हैं या फिर अलग अलग निकाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो सपोज़ मैं यहाँ पे लिख दिया विद्युत मशीन 10 HP 1 HP और 5 kVA की करंट, रेटेड करंट एम्पियर में ये, और इफ़ेक्टिव करंट मशीन की स्विच की माप। हाँ, स्विच की माप हम करंट के अनुसार डिसाइड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट 10 HP मोटर रेटेड करंट। रेटेड करंट कैसे निकालते हैं, P बराबर √3VI cos phi इंटू इफ़िशियंसी। तो यहाँ पे पुट करेंगे सबकी वैल्यू 10 × 735.5 √3 इंटू 0.8, ऊपर माने हैं इफ़िशियंसी 400 वोल्ट 0.8 पावर फैक्टर। तो रेटेड करंट निकल के आ गई 16.59। इफ़ेक्टिव करंट निकालेंगे 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमारी वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 24.87 एम्पियर। उसी तरह 1 HP के लिए भी निकालेंगे तो इसका आएगा 2.95 रेटेड करंट, 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.43 आ जाएगा। तो ये 24.87 जो हमारा इफेक्टिव करंट आया, इसी के अनुसार हम स्विच की
माप लेते हैं तो 30 एम्पियर 500 वोल्ट TPIC लेंगे, क्योंकि यहाँ पे RYB तीनों फेज है। उसके बाद में 5 kVA ट्रांसफार्मर के लिए निकालेंगे। तो ट्रांसफार्मर के लिए पावर फैक्टर नहीं लेंगे, क्योंकि ये पावर फैक्टर कहाँ डिपेंड करता है, लोड के ऊपर डिपेंड करता है। तो एफिशिएंसी लेकर के बस हम फाइंड आउट करते हैं। 8.02 एम्पियर करंट आया, और यहाँ पे इफ़ेक्टिव करंट नहीं निकालते हैं, क्योंकि मोटर के लिए एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे स्टार्टिंग में मोटर करंट हमारा ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो वहाँ पे वो इफ़ेक्टिव करंट 1.5 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ट्रांसफार्मर के लिए नहीं करेंगे। तो 15 एम्पियर 500 वोल्ट TPIC यहाँ भी हम लगाएंगे, और 4.43 है। तो इसका ये नहीं कि मतलब हम 6 एम्पियर वाला TPIC लगा लेंगे, नहीं, आपको कम से कम 15 एम्पियर का लगाना है। और प्रोविज़न फ्यूचर को देखते हुए कि बाय द वे अगर कोई शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमारा ये TPIC ख़राब ना हो, जले ना। तो टोटल इफ़ेक्टिव करंट जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 37.32 एम्पियर। फाइनली ये करंट निकल के आई, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से इतना करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के पहले से भी इतना करंट कंज्यूम होगा। तो मेन स्विच की जो माप हो जाएगी वो हम लेंगे, 37.32 एम्पियर है, तो हम यहाँ पे 60 एम्पियर 500 वोल्ट TPIC लगाएंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की भी माप वही होगी, 60 एम्पियर 500 वोल्ट TPIC। 4 वायर होगा। बाय द वे आपको न्यूट्रल की आवश्यकता होगी, क्योंकि वर्कशॉप है तो वहाँ पे लाइट फैन सर्किट की भी ज़रूरत पड़ती है। अब केबल की माप टेबल से फाइंड आउट करेंगे, डाटा शीट से। 1 HP मोटर के लिए 1 HP और 5 kVA के लिए जो केबल की माप होगी वो, क्योंकि ये पावर है तो यहाँ पे करंट की वैल्यू पर हम अभी निकाल चुके हैं। तो मिनिमम 2.5 mm इसका एल्युमिनियम कंडक्टर को PVC इंसुलेटर रखा जाएगा, इससे कम नहीं रखेंगे, इससे ज़्यादा ले सकते हैं। उसके बाद में 10 HP के लिए 4 mm स्क्वायर एल्युमिनियम कंडक्टर सिंगल कोर PVC इंसुलेटेड लेंगे। और मेन स्विच और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के मध्य जो वायर लगेंगे वहाँ पे हम मेन करंट के हिसाब से लगाएंगे, क्योंकि मेन करंट हमारा कितना आया था यहाँ पे 37.32, तो उसके अनुसार कंडक्टर की साइज लेंगे। तो 10 mm स्क्वायर एल्युमिनियम कंडक्टर सिंगल कोर PVC इंसुलेटेड मेन स्विच और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बीच लगाएंगे। अब निकालेंगे कंड्यूट की लेंथ। कंड्यूट की लेंथ निकालते समय आपको वहाँ पे देखना होगा कि हमारी कंड्यूट कैसे कैसे गुजर रही है, कहाँ फ्लेक्सिबल लगाएंगे, कहाँ पे रिजिड लगाएंगे। तो मेन स्विच से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक चालकों की संख्या 3 ही है, तो 25 mm का हम कंड्यूट रिजिड कंड्यूट यूज करेंगे। इसकी लंबाई कितनी होगी 0.25। ये क्यों होगी अभी हम बताते हैं, नीचे भी थोड़ा देख लीजिए, ऊपर अभी चलेंगे, जो फिगर है उसमें आपको समझाएंगे। 10 HP मोटर के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से मोटर स्विच तक 3 वायर जाएंगे, 25 mm रहेगा। मोटर स्विच से स्टार्टर तक 3 फ्लेक्सिबल रहेगा। उसके बाद में स्टार्टर से मोटर टर्मिनल तक 6 वायर जाएंगे, स्टार डेल्टा स्टार्टर है, तो यहाँ पे 32 mm का आपको रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों यूज करना होगा। अब इसकी लंबाई कितनी हम लेते हैं वो देखते हैं। ये फाइंड आउट कैसे किए कि 10.25 मीटर कंड्यूट की लेंथ आ गई मेन स्विच और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक। 10 HP मोटर के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से मोटर स्विच तक 2.5 आ गई। उसके बाद में मोटर स्विच से स्टार्टर तक 0.5 है, स्टार्टर से मोटर टर्मिनल तक 2.5 रिजिड है, फिर 1.2 फ्लेक्सिबल है। तो इसके लिए अब चलते हैं यहाँ पे, जस्ट वेट। देखिए, अब मेन सप्लाई से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है यहाँ पे, इस पॉइंट से 10 HP मोटर के लिए आपको दूरी कितना तय करना पड़ा, 2.5 इधर और 3 मीटर इधर। इसमें ज़्यादा क्लियर होगा आपको। एक मिनट देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से मोटर स्विच तक की जो दूरी है वो 2.5 मीटर है, ठीक है। अब मोटर स्विच से आपकी स्टार्टर के बीच की दूरी 0.5 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक ये फ्लेक्सिबल यूज होगा कंड्यूट, तो फ्लेक्सिबल कंड्यूट के लिए 0.5 मीटर हो जाएगा। मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से मोटर स्विच तक 2.5 ये रिजिड कंड्यूट यूज होगा। उसके बाद में स्टार्टर से ग्राउंड लेवल तक यहाँ पे भी रिजिड कंड्यूट यूज होगा, लेकिन ये 1.5 मीटर रहेगा, ये मिस्टेक से 2.5 कर दिया है। उसके बाद में
ग्राउंड लेवल से मोटर टर्मिनल तक, यहाँ तक जो कंड्यूट आएगी, ये कंड्यूट फ्लेक्सिबल रहेगी और स्टार डेल्टा स्टार्टर है तो इसमें 6 वायर आएंगे, तो इसके लिए इसकी साइज़ भी बढ़ जाएगी और ये जो लॉक नट है उसकी भी साइज़ ज़्यादा रहेगी, फ्लेक्सिबल कंड्यूट की भी साइज़ ज़्यादा रहेगी। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं कंड्यूट की लेंथ को। अब जब हम ये कंड्यूट की लेंथ निकाल चुके हैं, मेन स्विच से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक जो दूरी है 0.25 मीटर लिए हैं, तो 3 वायर हैं तो हमारे केबल की लंबाई गुणा करेंगे उसमें 0.75 मीटर आ जाएगा। फिर 10 HP मोटर के लिए जो 25 mm सॉलिड कंड्यूट है उसकी लंबाई 2.5 मीटर है, तो गुणा करेंगे 3 से 7.5 आएगा। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जितने नंबर ऑफ कंडक्टर रहेंगे उससे हम गुणा कर लेंगे कंड्यूट की लेंथ में, तो हमारा कंडक्टर की लेंथ निकल के आ जाती है। तो फाइनली हम यहाँ पहुँचते हैं 1 HP मोटर के लिए भी ऐसे ही निकालेंगे टोटल लेंथ, जैसे अभी ऊपर बताया मैं 10 HP के लिए। 5 kVA ट्रांसफार्मर के लिए भी उसी तरह निकालेंगे। और अब टोटल केबल की हम लंबाई निकालते हैं यहाँ पे। चलिए 10 mm स्क्वायर केबल की लंबाई 0.75 मीटर है। ये कहाँ से कहाँ तक है? मेन स्विच से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक। 4 mm स्क्वायर किसके लिए यूज़ करेंगे? अभी ऊपर हम बताए थे आपका 1 HP और 5 kVA ट्रांसफार्मर के लिए, तो 31.20 मीटर ये आ जाएगा। 2.5 mm स्क्वायर जो होगा वो किसके लिए यूज़ किए हैं? 1 HP 5 kVA ट्रांसफार्मर के लिए, 1 HP मोटर और 5 kVA ट्रांसफार्मर के लिए 4 mm स्क्वायर एल्यूमिनियम कंडक्टर 10 HP मोटर के लिए, 10 mm स्क्वायर जो एल्यूमिनियम कंडक्टर है वो मेन स्विच के लिए है। तो इस तरह से 10 mm स्क्वायर 0.75 हो गया, 4 mm स्क्वायर 31.25 मीटर टोटल दूरी जोड़ लेंगे कंडक्टर की, वो आ जाएगी 2.5 की 93.3 मीटर आ गया। अब कंड्यूट की लंबाई हम जो साइज है साइज के अनुसार लिख लेंगे। 32 mm का 2.5 मीटर टोटल टेबल से जोड़ लेंगे। 32 mm का जो फ्लेक्सिबल है वो आएगा 1.2 मीटर। 25 mm का जो रिजिड है वो आ जाएगा आपका 2.75 मीटर, और उसके बाद में 25 mm का फ्लेक्सिबल 0.5 मीटर, 19 mm का रिजिड 27 मीटर और 19 mm का फ्लेक्सिबल 2.9 मीटर। ये तो ये कंड्यूट की लेंथ आ गई। अब आपको बनाना है टेबल इसमें बनाएंगे कि हमें फाइनली कास्ट की एस्टिमेटिंग करनी है पूरे प्रोजेक्ट की। तो यहाँ पे लिखेंगे सीरियल नंबर, सामग्री का नाम पूर्व विवरण सहित, मटेरियल नेम विथ स्पेसिफिकेशन, रिक्वायर्ड क्वांटिटी, रेट, टोटल कॉस्ट, उसके बाद में रिमार्क। तो अब यहाँ पे मेटल क्लैड आयरन आईसी बोलते हैं इसको, आईसी बोर्ड, आयरन क्लैड बोर्ड 45x60x7.5 सेंटीमीटर का लॉग सहित होना चाहिए। इसकी संख्या 1 होगी। इसका मूल्य आप मार्केट सर्वे से या फिर आपको याद होना चाहिए, कम से कम 500 रुपये लेंगे, यह भी अभी कम ही है। मेन स्विच हुआ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के लिए, यहाँ पे हमें लिखना होगा हम क्यों लगा रहे हैं इसको, कहाँ पे लगाएंगे, तो वो चीज़ यहाँ पे आप रिमार्क में लिखते हैं। उसके बाद एंगल आयरन मेटेलिक बोर्ड होगा आपका 25 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर का और 30 गुणे 45 का। इसकी संख्या 1 होगी और 30 गुणे 45 की 2 होगी। ये 5 kVA ट्रांसफार्मर के लिए लगेगा 25 गुणे 30 वाला, और 30 गुणे 45 वाला लगेगा 10 HP और 1 HP मशीन के लिए। TPIC स्विच फ्यूज यूनिट सहित ले आएंगे, उसमें हमें तीनों मशीनरी के लिए अलग अलग लगाना है, तो 15 एम्पियर, 30 एम्पियर और 60 एम्पियर का ले लेंगे। 15 एम्पियर कहाँ पे होगा? जो आपका 1 HP है और 5 kVA में, और 30 एम्पियर वाला जो फ्यूज यूनिट लगाएंगे वो लगाएंगे आपका 10 HP के साथ में। और मेन स्विच के लिए 60 एम्पियर 500 गोल्ड ग्रेड केबल यूज करेंगे। उसके बाद में जो आयरन क्लैड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है वो पूरा कितना होगा? 60 एम्पियर 500 वोल्ट TPIC लगाएंगे। इसकी संख्या 1 होगी, इसका मूल्य यहाँ पे डिनोट है। इसके बाद में स्टैंड होगा, स्टैंड की संख्या 2 होगी, प्रति स्टैंड 500 रुपये आता है ये। PVC एल्युमिनियम जो आपका कंडक्टर है सिंगल कोर का, वो कितना कितना मीटर है और कितना रुपया प्रति मीटर मिलता है,
तो मीटर की वैल्यू यहाँ पे हम नोट करेंगे और जितने रुपए प्रति मीटर मिल रहा है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है, 2% एक्स्ट्रा लेते हैं, 10% नहीं लेते हैं। तो ये आप सही कर लीजिएगा। जस्ट वेट, मैं सही कर देता हूँ इसको। ये देखिए यहाँ पे हम रखेंगे 2% सबके लिए, यहाँ से यहाँ तक 2% लेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद में कंड्यूट पाइप, जैसे जैसे ऊपर अभी निकाले हैं 32 mm, 25 mm, 19 mm। 32 mm में सॉलिड कितना है उसकी लेंथ लिखेंगे, प्रति मीटर 32 रुपये मिल रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी 2% रहेगा, ठीक है। 1 मिनट, इसको भी सही कर देते हैं। यहाँ भी 2% एक्स्ट्रा लेंगे, 10% नहीं लेंगे, ठीक। तो आगे सबकी वैल्यू यहाँ पे नोट करेंगे, कितना मीटर लगेगा, कितना रुपए मीटर मिल रहा है, उससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे टोटल हम कॉस्टिंग कर लेते हैं। अब हम नीचे आते हैं, उसके बाद में आपका जो पाइप है उसको जोड़ने के लिए भी चाहिए सॉकेट, चाहिए कपलर चाहिए। जो फ्लेक्सिबल कंड्यूट आप लगाएंगे वहाँ पे कपलर लगेगा, निप्पल लगेगा, बुशिंग लॉक नट सही चाहिए और सैंडल चाहिए, मतलब जो कंड्यूट आप लगाएंगे उसको स्थापित करने के लिए। तो फाइनली ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे नोट करेंगे। दृढ़ वाहक जो आपकी सॉलिड कंड्यूट का सॉकेट है, कपलर है 32 mm में। 5 संख्या कैसे आएगी, हम देखेंगे किस किस जगह पे घूमी है हमारी कंड्यूट। जैसे स्टार्टर और मेन स्विच के बीच में घूमेगा, फिर मोटर से नीचे जब आएगा वहाँ पे, ग्राउंड लेवल से ऊपर आएगा वहाँ पे। तो जहाँ जहाँ घूमता है हमारा कंड्यूट वहाँ वहाँ हम क्या लगाते हैं, लॉक नट कपलर लगाते हैं और उसके बाद में निप्पल लगाते हैं, साथ में बुशिंग का लॉक, जो बुशिंग्स होती हैं उसको भी लगाते हैं। और फाइनली जो वाहक नली की सैंडल है उसको स्थापित करने के लिए लगाते हैं। और सागवान की गुल्ली जो है ये आपको दीवार में जब लगाएंगे बोर्ड को, दीवार में बोर्ड को जो हम लगाएंगे वहाँ पे लगाते हैं। स्विच जो मेन स्विच लगाएंगे उसको स्थापित करने के लिए। रैग बोल्ट हो गया 12 mm गुणे 20 सेंटीमीटर का नट बोल्ट, इसकी भी आवश्यकता होगी जब स्टैंड लगाएंगे वहाँ पे। 25 mm स्क्रू लगाएंगे। अर्थिंग सेट मिनिमम हम 2 बनाते हैं, पाइप बनाएं या प्लेट बनाएं। प्रति अर्थिंग सेट 3000 रुपये खर्चा अलग से आता है अर्थिंग मटेरियल का। और उसके बाद में 15 mm GI पाइप लेंगे और 8 SWG GI वायर लेंगे, किसके लिए, अर्थिंग को कनेक्ट करने के लिए। कासन प्लेट, शॉक ट्रीटमेंट चार्ट, ये सभी लगाएंगे प्रत्येक मशीन के पास में। अब हम निकाल लेते हैं, टोटल कॉस्ट आ जाती है 10,855 जोड़ने के बाद में। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे। इसके बाद आपको करना है, टोटल कास्ट 10,855 रुपये आएगी। लेबर कास्ट इस पर 20% निकालेंगे, 2,171 रुपये। टोटल जोड़ लेंगे 13,026 रुपये आ जाएगा। ओवर हेड चार्ज 13,026 पे लगाएंगे 11%, 1,432 रुपये आएगा कैलकुलेट करने पे। फिर 13,026 पे कंटीजेंसी 5% लगाएंगे, 651 रुपये 3 पैसे आएगा। इसको जोड़ लेंगे, अब 15,109 रुपये हो जाएगा। इस पर सुपरविजन चार्ज लगाएंगे 10%, 1,510 रुपये आएगा और इसको जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 16,619.9 रुपये। अब इसके बाद में अर्थिंग का जो लेबर कॉस्ट होता है वो उसको हम अलग से इसमें जोड़ते हैं। सभी पावर वायरिंग में ऐसा करेंगे। तो जहाँ जहाँ अर्थिंग बनाएंगे वहाँ वहाँ 2,000 रुपये 3,000 रुपये। प्लेट है तो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, पाइप है तो थोड़ा कम लगाएंगे। 2,000 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो टोटल ओवरऑल जो प्रोजेक्ट की कास्ट आएगी वो 18,619.9 रुपये आएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन अब फिनिश होता है। तो आपको कितना समझ में आया आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कोई आपका सुझाव हो तो इसमें ज़रूर हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।